नमस्कार दोस्तों। तो फाइनली ट्रंप जो है वो विवश हो गए और उनको अपनी कैबिनेट की एक इंपॉर्टेंट मीटिंग बुलानी पड़ी ईरान वॉर को लेकर के। रिसेंटली हुआ क्या कि ईरान ने 2 ऑयल टैंकर्स के ऊपर हिट किया। ऑयल टैंकर्स को हिट करना कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं है, आपको पता ही है कि शुरू से ऑयल टैंकर्स को हिट किया जा रहा है, वहाँ पर कमर्शियल वेसल्स को हिट किया जा रहा है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात समझने वाली ये थी कि इन ऑयल टैंकर्स को जब हिट किया गया उस समय पर यूएस एस्कॉर्ट वहाँ पर मौजूद था और बाकायदे जो उस टैंकर के ऊपर जो पूरा क्रू था उसने बाकायदे वीडियो बनाई कि यूएस किस तरीके से एकदम बिल्कुल कुछ नहीं कर पाया। यूएस एस्कॉर्ट जो वहाँ पर मौजूद था लिटरली वो भाग गए, ऐसा आप कहो तो ये बात अतिशोक्ति नहीं होगी, ये गलत नहीं होगा। अब प्रॉब्लम ये हुआ है कि यूएस की जो पूरी छवि थी एज अ सिक्योरिटी प्रोवाइडर इनटू द वेस्ट एशिया एंड एज अ सिक्योरिटी प्रोवाइडर इनटू द स्टेट ऑफ हॉर्मुज, वो पूरी तरीके से धूमिल करने की कोशिश ईरान यहाँ पर कर रहा है, जो कि बहुत अच्छा वर्क कर रहा है। और इसीलिए आप देखिए कि यूएस के खिलाफ ऑलरेडी बहुत सारे नेशंस होना शुरू हो चुके हैं और फाइनली ट्रंप इस चीज़ पर विवश हो गए कि एक इंपॉर्टेंट मीटिंग कैबिनेट की बुलानी पड़ी। और इसमें क्या डिस्कस होगा, 2 चीज़ें यहाँ पर डिस्कस होंगी। पहली चीज़, क्या इस वॉर को कंटिन्यू करना है, और अगर करना है तो कब तक इस वॉर को चलाना है, कब तक खींच के ले जाना है, वो वे फॉरवर्ड क्या होगा, वो सारी चीज़ें आज डिस्कस होने वाली हैं। लेकिन ऑलमोस्ट आप मान के चलिए ये तय है, रिजोल्यूशन भी फेल हो गया ट्रंप का। ये अपने आप में दिखाता है कि पॉपुलैरिटी लगातार कम हो रही है, सपोर्ट कांग्रेस में उनके पास कम हो रहा है। और उसके बाद ये पूरी मीटिंग में आज यही डिस्कस होने वाला है कि इस ईरान वॉर का किया क्या जाए, जहां पर हम एकदम बुरी तरीके से फंस चुके हैं। कल हमने बेंजामिन नेतन्याहू और जेडी वांस के कन्वर्सेशन की भी बात करी थी, जहां पर नेतन्याहू अभी भी इस वॉर को कंटिन्यू करना चाहते हैं, वो अभी भी इसके ऊपर आमादा हैं कि भाई हम इस वॉर को रोकने वाले नहीं हैं। और हमने लेबनान में ये देखा कि इजराइल ने फिर से लेबनान के अंदर सीजफायर को तोड़ दिया है। अब डिटेल में इसको डिस्कस करते हैं, पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट है यहाँ पर अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अनअकैडमी का 3 डे फ्री ट्रायल जो है वो आपके लिए दोबारा से आ चुका है। ये साल में एक बार आता है और हज़ारों बच्चे, पूरी इंडिया से हज़ारों बच्चे इस चीज़ का लाभ उठाते हैं। अगर आप यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप ऐसा समझिए कि पूरा यूपीएससी का कोर्स आपको 3 दिन के लिए एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया जाएगा। यहाँ पर इसका पूरा जो एजेंडा है वो क्या है कि आप ये समझ पाएं कि किस लेवल की क्वालिटी आपको अनअकैडमी प्रोवाइड करता है, और दूसरी चीज़ किस लेवल का कंटेंट आपको चाहिए इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए। ऑल इंडिया रैंक 1 इसी बैच के स्टूडेंट थे, जिस बैच का एक्सेस आपको 3 दिन के लिए दिया जा रहा है। ऑल इंडिया रैंक 20, ऑल इंडिया रैंक 1, ऑल इंडिया रैंक 35, मतलब दुनिया भर के जो ये रैंक्स हैं जो अनअकैडमी की हैं वो इसी बैच के स्टूडेंट्स थे। और इसीलिए हम आपको कह रहे हैं कि इस बैच में आप ट्रायल लीजिए और उसके बाद आपको समझ में यहाँ पर प्रॉपरली आ पाएगा कि किस लेवल की क्वालिटी का रिक्वायरमेंट आपको यहाँ पर है। तो इसके लिए 3 डेज ट्रायल है। अब पहली तारीख से ये शुरू होगा, 3 तारीख तक ये चलेगा। अगर आपने 3 को भी एनरोल किया तो बाकी के 3 दिन भी आपको ये ट्रायल मिलेगा। ऐसा नहीं कि 3 तारीख को एनरोल किया तो एक ही दिन का है। जब भी आप एनरोल करोगे उससे 3 दिन काउंट होंगे और 3 दिन के लिए आपको ये फ्री ट्रायल दे दिया जाएगा। अब सपोज मान लीजिए बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने ऑलरेडी इसके लिए रजिस्टर किया होगा, तो आपने जिस भी नंबर से इसके लिए पहले रजिस्टर कर लिया था उस नंबर का इस्तेमाल मत करिए। कोई भी नया नंबर से आप इसके लिए रजिस्टर कर लीजिए। ओटीपी आता है, ओटीपी करके लॉगिन करके आराम से इसका यूज़ करिए। तो पूरा कंटेंट, पूरा लेक्चर्स सब कुछ फ्री, पूरा कंटेंट, पूरा डिजिटल नोट्स, पीडीएफ सब कुछ फ्री हो जाएगा। और इवन जो टेस्ट सीरीज हैं वो भी आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट दे दी जाएगी। 3 दिन का ट्रायल है, बिल्कुल 0 रुपये में आपको एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट ये ट्रायल यहाँ पर दिया जा रहा है। तो याद रखिएगा 3 अगस्त तक की इसकी डेट है, इसको ज़रूर से अवेल करिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी मिल जाएगी। नाउ लेट अस कम बैक टू द टॉपिक। तो देखिए ईरान ने पता नहीं इस वॉर को बड़ा अच्छे से, उनके अंदर एक कुछ बहुत, मुझे लगता है कि ऊपर लेवल पर कुछ बड़ा चेंज इन्होंने किया है। या तो कमिटी में कुछ चेंज हुआ है, जो डिसीजन मेकर्स हैं उनमें कुछ चेंज हुआ है, जो भी है ईरान के अंदर एक बहुत बड़ा स्ट्रैटेजी चेंज लग रहा है। ईरान की स्ट्रैटेजी पहले क्या थी? ईरान की स्ट्रैटेजी पहले ये थी कि भाई हम जो है सीधा सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर्स के ऊपर अटैक करते हैं, जो भी सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं उनको टारगेट करते हैं, या ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर्स टारगेट करते हैं, और बाकी जो यूएस के बेसिस हैं उनको टारगेट करते हैं। ये ईरान की स्ट्रैटेजी रही थी। दिक्कत क्या थी कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर्स, क्योंकि पता था कि अटैक अगर ईरान को करना होगा तो कहाँ करेगा, कुवैत के प्लांट पे करेगा, कतर के प्लांट पे करेगा, या यहाँ पर यूएस के बेसिस पर करेगा जो बहरीन में है, जो कुवैत में है, मतलब इजीली जो इसको स्ट्राइक किया जा सकता है। तो इसलिए यहाँ पर एयर डिफेंस की बड़ी अच्छी सुविधा थी और ज़्यादातर जो मिसाइल्स ड्रोन से अटैक कर रहा था ईरान, उसको इंटरसेप्ट कर ले रहे थे ये लोग। तो एकदम मतलब एक कहते हैं ना कि वो एकदम स्टेलमेट सिचुएशन वहाँ पर हो चुका था। ईरान ने अब अपनी स्ट्रैटेजी में एक बहुत बड़ा चेंज किया। अब उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है कि हम इस इंफ्रास्ट्रक्चर्स वगैरह को अटैक नहीं करते हैं, इससे एक तो हमारी छवि भी खराब हो रही है और दूसरा में कोई लाभ भी नहीं मिल रहा, हम फालतू में इस वॉर में जो है पैसा फूक रहे हैं। हम एक काम करते हैं, क्यों ना अगर हम स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ही पूरे अपने कब्जे में ले लें। और स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर कब्जा करके उन्होंने क्या किया कि ऑयल टैंकर्स को हिट किया है। और ये पिछले कुछ दिनों से आप लगातार देख रहे होगे, कमर्शियल वेसल्स को हिट करना, ऑयल टैंकर्स को हिट
हिट करना, वही काम इस समय उन्होंने फिर से किया, 2 ऑयल टैंकर्स को हिट किया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अभी तक क्या था कि ईरान का कंप्लीट कंट्रोल नहीं है, ये यूएस क्लेम करते हुए आया था, लेकिन अब हमारे पास डॉक्यूमेंटेड प्रूफ है कि ईरान का कितना कंट्रोल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर हो चुका है, और उन्होंने अपनी ट्रू स्ट्रेंथ पहचान ली है कि हमारी ट्रू स्ट्रेंथ नेवी है, लेट अस यूज नेवी एंड देन चोक दिस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। और जब उन्होंने इन 2 ऑयल टैंकर्स के ऊपर हिट किया तो उस समय पर यूएस एस्कॉट, यूएस एरियल एस्कॉट वहां पर मौजूद था, जो लिटरली कुछ भी नहीं कर पाया। उन ऑयल टैंकर्स की आप तस्वीर देख रहे हो, पूरा क्रू जो है वो सेव कर लिया गया, और क्रू ही ने ही डॉक्यूमेंट किया कि यूएस जो एरियल पूरा सपोर्ट है यूएस का, वो होते हुए भी इन्होंने ऑयल टैंकर्स को हिट किया, और ये स्थिति वहां पर हो गई कि पूरी तरीके से वहां पर बर्बादी हो गई। अब इससे हुआ क्या, यूएस की जो पूरी इमेज थी वेस्ट एशिया में, जो अभी तक कहने के लिए कही जा रही थी कि बड़ी खराब हो रही है, वो अब दिख रही है कि बहुत खराब हो चुकी है। यूएस वहां पर कुछ भी नहीं कर पा रहा हॉर्मुज के पास, और इसीलिए अब इस इंपॉर्टेंट कैबिनेट मीटिंग को बुलाया गया, क्योंकि लगातार इन्फ्लेशन एक तो बढ़ रहा है, ग्लोबल ऑयल प्राइसेस लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं, और इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट रिपब्लिकन्स की जो सरकार है उसके ऊपर हो रहा है। मिड टर्म इलेक्शंस वहां पर आने वाले हैं, उसको लेकर के भी यूएस काफ़ी ज़्यादा कंसर्न्ड है, और दे आर मतलब ये बीच में फंसने वाली बात है। असल में ट्रंप ने ये सोचा था, और पूरी तरीके से ये पासा उल्टा पड़ गया। ट्रंप ने सोचा था कि अगर हम इस वॉर को करते हैं, 5 दिन में ईरान को पटक देते हैं, वहां पर अपनी सरकार बना लेते हैं जैसे हमने वेनेजुएला में किया, तो शायद मिड टर्म इलेक्शन में उसका फायदा हो जाए, और रिपब्लिकन्स तो भाई एक तरफा फिर अपनी जीत एकदम निश्चित कर लेंगे उसमें। लेकिन वो चीज़ पूरी तरीके से ट्रंप के लिए उल्टी यहां पर पड़ चुकी है। अब ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स का आप स्टेटमेंट देख लीजिए, फ्राइडे को स्टेटमेंट उन्होंने दिया है। जब उन्होंने ये अटैक किया था तो उन्होंने कहा कि ये दोनों ऑयल टैंकर्स नॉन कंप्लायंट थे। अब आप शब्दों का इसमें फेर देखिएगा, नॉन कंप्लायंट कहने का मतलब क्या है? नॉन कंप्लायंट कहने का मतलब है कि इन्होंने ईरान से कोऑर्डिनेट नहीं किया, इन्होंने यूएस से कोऑर्डिनेट किया, और क्योंकि इन्होंने यूएस से कोऑर्डिनेट करके सोच रहे थे कि निकल जाते हैं, तो इसलिए हमने इनको हिट कर दिया। जैसे ही ये हिट किया तो 4 और जो ऑयल टैंकर्स थे वो अपने पोजीशन पर वापस चले गए, वो डर गए और वो अपने पोजीशन पर वापस चले गए। उन्होंने हाथ जोड़ लिया यूएस से कि भाई हमें आपकी सिक्योरिटी नहीं चाहिए, चलो अब हमको वापस आए, तो कम से कम नुकसान तो नहीं होगा, खड़े रह जाएंगे भाई 1 महीना, कम से कम वो नुकसान तो नहीं होगा वो उस चीज़ का। वो अब यहाँ पर आईआरजीसी क्लेम करने लगा है, और आईआरजीसी ने कहा है कि अगर तुम्हें जाना है यहाँ से पास करना है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को, तो ईरान से कोऑर्डिनेट करके पास करोगे, अदरवाइज पास नहीं करोगे। अभी जो पूरी सिचुएशन है इसको लेकर के ट्रंप बहुत ज़्यादा परेशान है, और उसके लिए इमीडिएट कैबिनेट मीटिंग उन्होंने बुलाई। उन्होंने कहा कि ये 2 कंपीटिंग रूट्स हैं जिसके ऊपर ये सारा कुछ हो रहा है। ये 2 कंपीटिंग रूट्स, एक यूएस का रूट है, मतलब एक तो नॉर्मल शिपिंग लेन है, यूएस का रूट क्या है, नॉर्मल शिपिंग लेन जो है, और एक ईरान ने एक कॉरिडोर बनाया हुआ है जो फ्री कॉरिडोर है, उनका कहना है। तो आप अगर ईरान वाला रूट लेंगे तो आप बचेंगे, अगर आप दूसरा रूट लेंगे, सदर्न रूट लेंगे जो कि ओमान के करीब से गुजरता है, जो नॉर्मल शिपिंग लेन था, वहां से गुजरेंगे तो ईरान आपको हिट करेगा। यानी कि एकदम टिट फॉर टैट जैसी सिचुएशन यहां पर बन चुकी है। इसको थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करिएगा। देखिए ये जो है अपना, ये पूरा आपको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वाला पॉइंट दिख रहा है, और उसके बाद ये जो आपको व्हाइट लाइंस दिख रही है यहाँ पर, ये नॉर्मल शिपिंग लेन्स है, हमेशा से इसका इस्तेमाल किया जाता था, और इससे फिर ओमान से होते हुए ये लोग आराम से निकल जाते थे बाहर। अब क्या है, ईरान ने कहा कि नॉर्मल शिपिंग लेन जो भी शिप लेगी उसको यहाँ पर टारगेट किया जाएगा, क्योंकि नॉर्मल शिपिंग लेन कौन इसको प्रोटेक्ट कर रहा है? यूएस प्रोटेक्ट कर रहा है, तो इसलिए हम इसको टारगेट करेंगे। जो भी हमसे कोऑर्डिनेट करेगा उसके लिए हमने एक अलग सेपरेट कॉरिडोर बना दिया। ये जो पूरा लारक आइलैंड दिख रहा है आपको, ये लारक आइलैंड और ये हॉर्मुज आइलैंड है, इन दोनों के बीच से ये पूरा सेफ शिपिंग कॉरिडोर इसको कह रहे हैं वो लोग, सेफ शिपिंग कॉरिडोर है जिसके बीच से आपको अपनी शिप ले जानी है, और ईरान से कोऑर्डिनेट करके आपको अपनी शिप ले जानी है, तो आपको ये ले जाने दिया जाएगा, अदरवाइज आपको हिट किया जाएगा। ईरान ने ये बड़ा स्ट्रैटेजिकली किया है ताकि ये पूरा हॉर्मुज आइलैंड और लारक आइलैंड के बीच से वो उसके ऊपर पूरा कंट्रोल भी रख पाएं, इस पूरे लेन के ऊपर, और यही करने की पूरी कोशिश जो है वो ईरान की है। उन्होंने अपने स्ट्रैटेजी में बड़ा चेंज किया है, और इट इज़ वर्किंग वेरी वेल। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में आप कहने का मतलब ऐसा है कि आप समझ लीजिए कि अभी पूरी तरीके से ट्रैफिक एकदम बंद ही चल रहा है, जिसकी वजह से लगातार जो ऑयल प्राइसेस हैं, लगातार जो एनर्जी प्राइसेस हैं, ये बढ़ते चले जा रहे हैं। इंडिया ने भी अपना स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा कि पूरे ग्लोबल एनर्जी सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट हो चुका है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अब, और कहीं ना कहीं हमें एक डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन पर आना पड़ेगा, वरना सारे देशों के लिए बहुत ज़्यादा डेस्परेट सिचुएशन हो जाएगी। अभी ऑयल के जो प्राइसेस हैं वो $90 पर बैरल एज ऑफ थर्सडे $90 पर बैरल चले गए थे। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये $120 $150
पर बैरल तक भी जा सकता है, विच इज़ ह्यूज। और इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट हर उस देश पर पड़ेगा जो ऑयल इंपोर्टेड ऑयल के ऊपर पूरी तरीके से डिपेंडेंट है, जिसमें भारत भी एक देश है। और लगातार इन्फ्लेशन से यहाँ पर राइज होंगे। यूएस में खुद बहुत स्थिति इस समय पर ख़राब है। अब देखिए पूरा जो फाइट है ये कंटिन्यू है एकदम। यहाँ पर आज कुवैत ने भी कहा, कुवैती डिफेंस ने कहा कि हमने कुछ जो ड्रोन्स हैं, ईरानियन ड्रोन्स हैं, उसको शूट डाउन किया जो हमारे मिलिट्री फैसिलिटीज़ की तरफ आ रहे थे। वहाँ लेबनान में बड़ा एक्शन देखने को मिला इजराइल द्वारा। और इजराइल जो कि अभी तक शांत था, लेबनान में सीज़फायर कर चुका था, उसने फिर से अपना सीज़फायर तोड़ दिया और उन्होंने बड़ा डिटोनेशन किया बियोफोर्ट कैसल के पास में। सदर्न लेबनान के अंदर फिर से बहुत बड़े धमाके सुनाई दिए। एकदम कंप्लीटली उन्होंने इतना बड़ा धमाका दिया कि वो पूरे एरियाज थे वो एकदम ऐश में भर चुके थे। पूरी वीडियोस वगैरह आपने देखी होगी, काफ़ी वायरल भी हो रही है, टनल की वीडियोस हैं। तो इसमें हिजबुल्लाह के टनल्स थे और इजराइल का कहना है कि हमने हिजबुल्लाह के टनल्स को अटैक किया। हालांकि लेबनान के ऑफिशियल्स का कहना है कि इजराइल ने फिर से अपना जो सीज़फायर था उसको ब्रेक कर दिया। अब यूएस का इसके ऊपर क्या रिस्पांस होगा? ऑलरेडी वो बड़े परेशान है और कैबिनेट की मीटिंग बुलाई गई है और इसी बीच में इजराइल ने अपना सीज़फायर भी कर दिया। ये सबको देखते हुए यूएस इतना परेशान हो चुका कि फाइनली उन्होंने कैबिनेट की मीटिंग बुलाई और कहा कि भाई इस वॉर में आगे हमें क्या करना है ये बताओ। अब आप देखिए इसको टोन डाउन करने की कोशिश की जा रही है। जो व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी हैं उनका स्टेटमेंट देखिए, वो इसको पूरी तरीके से टोन डाउन करने की कोशिश कर रही हैं। उनका कहना है कि भाई कुछ बहुत डिफरेंट होने वाला है इस मीटिंग में, कुछ बहुत फनी होने वाला है, ये सब कह रही हैं। क्यों कह रही हैं? क्योंकि सबको पता है कि ट्रंप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड, उसकी हालत ख़राब हो चुकी है। इजराइल ने इधर अपना सीज़फायर तोड़ दिया, ईरान उधर ऑयल टैंकर्स के ऊपर हिट कर रहा है, जितने भी इसके वेस्ट एशियन एलाइज हैं वो अब यूएस के ऊपर लगातार प्रेशर बना रहे हैं कि भाई कर क्या रहा है तू, कब तक तू सिक्योरिटी की बात करता, सिक्योरिटी प्रोवाइड क्यों नहीं कर रहा? अगर तू सिक्योरिटी की इतनी बात अपना दादा बनता रहता अपने आप को तो सिक्योरिटी देना। फिर उनकी हो चुकी है हालत ख़राब और इसीलिए इस पूरी मीटिंग को बुलाया गया है। द मेन एजेंडा ऑफ द मीटिंग इज़ द ईरानियन वॉर। क्या करना है? दो चीज़ें यहाँ पर डिस्कस होनी है कि ये वॉर कब तक चलेगा। देखो एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि ट्रंप ने जब पावर में आया तो ट्रंप ने कहा 5 दिन में लपेट देंगे ईरान को, और अब 5 महीने हो चुके हैं लेकिन कुछ भी नहीं निकल पाया इससे। और इसका सबसे बड़ा संकेत क्या है कि यूएस सेनेट के अंदर जो एक सिंबॉलिक वोट था वो एक सिंबॉलिज्म के तौर पर रिजोल्यूशन फेल हो गया ट्रंप का। 49/50 वोट से ये पूरा रिजोल्यूशन जो है वो फेल हो चुका है ट्रंप का। और ये अपने आप में बहुत बड़ा संकेत है दैट यू आर लूजिंग कंट्रोल ओवर यूएस कांग्रेस। एंड इफ़ यू आर लूजिंग कंट्रोल ओवर यूएस कांग्रेस तो फिर तो आपकी पोजीशन मिड टर्म इलेक्शन में बहुत ख़राब है, ऐसा आपको कंप्लीटली मान करके चलिए। ऑल टाइम रेटिंग्स आपकी बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो ये वॉर एक नासूर बन चुका है ट्रंप के लिए। और लगातार इकोनॉमी के ऊपर जो इम्पैक्ट पड़ रहा है, लगातार जो इन्फ्लेशन बढ़ता चला जा रहा है यूएस में, उसको पूरी तरीके से बुनाने की कोशिश यहाँ पर डेमोक्रेट्स कर रहे हैं। लगातार वो स्टेटमेंट दे रहे हैं कि देखो हम थे तो सिचुएशन कितनी सही थी, ट्रंप आया और सब बर्बाद करके चला गया। जो बड़ी बड़ी ऑयल कंपनीज हैं जैसे एक्सॉन मोबिल, शेवरॉन जैसी जो कंपनीज हैं, इसी पॉइंट ऑफ टाइम पर उनका जो पिछले साल रेवेन्यू था वो जस्ट डबल था। तो डेमोक्रेट्स उसको भी यूज़ कर रहे हैं कि भाई देखो हमारी वजह से वो रेवेन्यू इतना हुआ था। ट्रंप तो जनवरी में आए थे ना, तो पिछले साल जो पूरा उनका पिछले फाइनेंशियल ईयर में जो रेवेन्यू था वो इसी टाइम पर डबल हुआ था, क्योंकि पिछली सरकार की जो नीतियां थी बहुत अच्छी थी, जो पॉलिसीज़ थी बहुत अच्छी थी। ट्रंप ने सब मारा बर्बाद कर दिया और इसीलिए ट्रंप बहुत फ्रस्ट्रेट होकर के उसने इस पूरी कैबिनेट मीटिंग को बुलाया है। तो ये पूरा मामला है। लेट्स सी यूएस इसमें क्या बड़ा डिसीजन लेता है। कहा जा रहा है कि ये बड़ा डिसीजन हो सकता है कल या परसों तक अनाउंस कर दिया जाएगा। एंड मे बी दिस डिसीजन विल बी कि लेट्स टेक ऑन ईरान फॉर वंस एंड फॉर ऑल, और लेट्स एंड दिस वॉर। इसको पूरी तरीके से हम परस्यू करते हैं, पूरी ताकत से हिट करते हैं। कुछ एक्सपर्ट्स ने बूट्स ऑन ग्राउंड की भी बात करी कि मे बी दे आर ट्राइंग फॉर एन ऑप्शन ऑफ बूट्स ऑन ग्राउंड। मुझे नहीं लगता कि बूट्स ऑन ग्राउंड होगा, क्योंकि ट्रंप ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा मतलब अपना पीछे कदम हटा चुका है और वो बूट्स ऑन ग्राउंड करने का वो खतरा तो बिल्कुल भी नहीं ले सकता इस समय पर। लेकिन कोई भरोसा नहीं है, ट्रंप जैसा आदमी कोई भी इन्फ्लुएंस कर देता है, अपना कुछ दिमाग नहीं है। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको पूरा मामला समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।